Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. हेलो डियर्स, लास्ट सेशन में मैंने आपको नॉन आइडियल एंड आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताया था। वहाँ पे एजियोट्रॉप्स के भी बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं आगे जब बढ़ूँगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ बढ़ूँगा। तो एक बात और, सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दें। ओके, नाउ सबसे पहले अब मैं बढ़ता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है ना जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। मींस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनमें जो पहली प्रॉपर्टी, अच्छा देखिए, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आती कहाँ से हैं? आपको याद होगा, मैंने जब राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मेरे पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं, यानी कि जो दो कंपोनेंट्स हैं मेरे सोल्यूशन के, वो दोनों वोलाटाइल हैं। दोनों वोलाटाइल हैं, इसका मतलब ये है दोनों के वेपर्स फॉर्म होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने ये एक सॉल्वेंट लिया है A, लेट इट एज्यूम एज A। मान लो कि ये वाटर हो, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। मैं जब इसको हीट करूँ या ना भी करूँ तो इसके वेपर्स यहाँ फॉर्म होंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में जबकि ये प्योर है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो P0A होगा, यानी कि स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जब भी मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा तो अभी इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो टोटल 1 है, क्योंकि B है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें B कोई सोल्यूट ऐड करूं और ये B एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो, ये B नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो, तो इसका मतलब क्या है कि B इसमें डिसॉल्व होगा, ठीक है। B का मोल फ्रैक्शन कुछ हो जाएगा, मीन्स सम मोल फ्रैक्शन B का भी यहाँ पे आएगा, बट B के वेपर्स यहाँ फॉर्म नहीं होंगे। अच्छा, आपको अगर राउल्ट्स लॉ याद हो तो राउल्ट्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा अबव द लिक्विड, अबव द सोल्यूशन, वो A के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसमें B ऐड किया, जब तक XA 1 था तो XA 1 होने के टाइम पे PA P0A था। लेकिन जब मैंने B इसमें ऐड किया तो आपको पता है, जब भी हम कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करेंगे तो A का मोल फ्रैक्शन 1 से डिक्रीज होने लगेगा। अब A का मोल फ्रैक्शन 1 से डिक्रीज हो जाएगा, मींस जो PA है वो P0A से कम हो जाएगा। अब ये PA जो होगा वो P0A से कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PB भी कुछ आएगा अगर B वोलाटाइल हुआ तो। लेकिन सिंस B नॉन वोलाटाइल है तो B का कोई प्रोपोर्शन यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि B वेपराइज ही नहीं हो रहा, तो B के वेपर्स नहीं बनेंगे, B का वेपर प्रेशर नहीं आएगा। B का वेपर प्रेशर नहीं आने की वजह से जो यहाँ पे नेट वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि पहले जो P0A था वो ज़्यादा था, अब PA कम है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जैसे जैसे मैं B का अमाउंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये प्रॉपर्टी वैरी करेगी। ये B के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहूँगा। और इन एक्चुअल इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाई रिलेटिव लोअरिंग? ये अभी जब मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा। चलिए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो मैं PA की बात करता हूँ। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। PA इज इक्वल टू P0A XA। अच्छा देखिए, जब तक यहाँ XA है अभी यहाँ सोल्यूट आया ही नहीं, मुझे यहाँ सोल्यूट ले आना है। सोल्यूट ले आने के लिए मुझे क्या करना है? P0A XA की जगह मुझे लिखना है 1 माइनस XB। ओके, नाउ PA इज इक्वल टू P0A 1 माइनस XB। ओके, अब PA इज इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पी नॉट ए एक्स बी को इस साइड ट्रांसफ़र करूं और पी ए को इस साइड ट्रांसफ़र करूं, देन इट विल बिकम पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ये देखिए ये लोअरिंग हो गया, इतना डिक्रीज हो रहा है, ये लोअरिंग हो गया, इतना कम हो रहा है प्रेशर, ठीक है। मैंने रिलेटिव लोअरिंग क्यों कहा, क्योंकि देखिए एक्स बी यानी कि अमाउंट ऑफ सल्यूट पे डिपेंड होना चाहिए था, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या आता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। दैट्स वाई इसका नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि हम इसको पी नॉट ए के रिलेटिव में कैलकुलेट कर, जो लोअरिंग में कैलकुलेट कर रहा हूँ वो पी नॉट ए के रिलेटिव में कैलकुलेट कर रहा हूँ। दैट्स वाई एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन फॉर RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो मैंने पहले ही बताया, पी नॉट ए का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है, पी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, बी नॉन वोलाटाइल लिक्विड है जिसका मोल फ्रैक्शन XB है, ए वोलाटाइल है जिसका मोल फ्रैक्शन XA है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेनेशन, अब जब आप इसको लिखेंगे, अगर आपके बात लिखने की होगी तो आप देखिए आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके लिखनी होगी। पहले आप लिखेंगे एज्यूमिंग ए इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड हैविंग स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर P नॉट ए, B is a non-volatile substance when added to A forming a solution as the mole fraction of A becomes XA, XA is not equal to 1, and the mole fraction of B becomes XB, therefore PA is directly proportional to XA and so on। ये पूरी चीज़ लिखेंगे, तो जब आपकी बात लिखने की आएगी तो आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। ओके, मुझे लगता है अब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, वेपर प्रेशर अगर घटता है तो अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझ लें। तो अब मैं समझता हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए एक लिक्विड ले लेते हैं। एक बात आपको पता है, क्लास 9th में बेसिकली आपने पढ़ा है, आप इस लिक्विड को हीट करें या ना करें इसके वेपर्स फॉर्म होते रहते हैं और इस वेपर्स का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, और ये वेपर है तो ये प्रेशर अपना हर डायरेक्शन में लगाता रहता है। और ये यहाँ से जाता क्यों नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करता हूँ तो पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, रैंडमाइजेशन बढ़ता है, रैंडमाइजेशन बढ़ने के साथ इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ती है, यहाँ वेपर्स और ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं, जितना हीट करता हूँ मैं उतना टेम्परेचर इसका बढ़ता है, यानी कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती है और वेपर्स का अमाउंट यहाँ इंक्रीज होता है तो प्रेशर का भी वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि इन वेपर्स का प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे ही इन वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ये इसके साथ बैलेंस्ड हो जाते हैं और ये बाकी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाना बंद कर देते हैं, यानी कि लिक्विड पे प्रेशर लगना बंद हो जाता है। और जब लिक्विड पे प्रेशर लगना बंद हो जाता है तो नीचे के भी पार्टिकल्स जिनके पास एनर्जी है वो जब ऊपर आते हैं तो यूं टकरा के ऐसे वापस आते हैं, ये बबल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कंडीशन को मैं बॉइलिंग कहता हूँ, इसी कंडीशन को हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग है क्या एग्जैक्टली? अब बॉइलिंग को अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो इसका मतलब ये है, ये जिस टेम्परेचर पे होता है कंडीशन, उस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। दैट्स वाई बॉइलिंग की डेफिनेशन ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अभी लास्ट जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ये है उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब ये है अब हमको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका जीता जाता एग्जांपल, अगर आपने कभी चाय बनाई हो, ठीक है,
घर में अगर आपने कभी चाय बनाई हो और आपने ध्यान दिया हो, आप पहले दूध और पानी मिला करके उसको बॉयल करते हैं, वो बॉयल होने लगता है, फिर आप उसमें अचानक से थोड़ी सी चीनी डालते हैं। जब आप चीनी डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए बॉयलिंग बंद हो जाती है, टेम्परेचर तो वही रिमेंड है लेकिन बॉयलिंग थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। वो बॉयलिंग बंद क्यों हुई? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं रहा, तो अभी उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। अगेन जब वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, फिर से आप चाय पत्ती डालते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए बॉयलिंग बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये बात इस तरीके से आपको समझनी है कि जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है अगली चीज़ जो अफेक्ट होगी वो होगी बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से अफेक्ट होगी? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे जो चीज़ हम समझेंगे वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके लिए पहले एक ग्राफ है, उस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए, ये तो फिलहाल 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं प्रेशर ले रहा हूँ उस सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट जो भी हो उसका कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि टेम्परेचर इस कंडीशन में है और उस टाइम पे प्रेशर यहाँ पे है। अब मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया और इसका वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये स्टैंडर्ड वेपर, सॉरी, ये 1 atm के इक्वल है, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मीन्स ये है कि इस पॉइंट पे आके मेरा लिक्विड बॉयल होने लगेगा, यानी कि ये जो है ये मेरे लिक्विड का यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसी टेम्परेचर पे इनिशियली जैसे ही मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, जब आप उबलते हुए पानी और दूध के मिक्सचर में चीनी डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, वो बॉयल होना बंद कर देता है, वो बॉयल होना बंद कर देता है, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो नीचे आ जाता है। अब इसी टेम्परेचर पे जैसे ही मैंने इसमें एक सॉल्वेंट डाला, वो नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब अगेन सिंस केवल सॉल्वेंट ही है जिसके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो अगेन जब मैं धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस लाइन के पैरेलल लाइन पे वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, अब देखिए उसी 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में मेरे लिक्विड को यानी कि सॉल्यूशन को टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। ये हो गया मेरा नया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ठीक है, यही जो डिफरेंस है T0B माइनस TB, इसको मैं कहूँगा डेल्टा TB और इसका नाम होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको फर्दर समझते हैं। तो अब आगे देखते हैं। आपने अभी तक ये समझ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो इफेक्ट पड़ने वाला है वेपर प्रेशर का, वो इस तरीके से है कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मैंने वहाँ पे बताया आपको डेल्टा TB के बारे में। अब देखिए बाय द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बाय द एक्सपेरिमेंट्स ये जो डेल्टा TB मुझे मिला वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ये कॉन्सेप्ट एकदम से याद रखिएगा कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये डेल्टा TB क्या है ये बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में गलती करते हैं, क्योंकि अभी जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होगा कॉन्सेप्ट। डेल्टा TB की जगह होगा TB माइनस T0B, यानी कि जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से आपको इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना है। ये डेल्टा TB होगा, यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेते हैं, TB माइनस T0B। ठीक है, तो TB माइनस T0B ये डेल्टा TB है। ओके, अच्छा, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैं इसको इक्वल टू में चेंज करूँगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KB। इस मोलैलिटी के लिए अगर मैं फार्मूला एक्सपेंड करके लिखूँ तो देखिए मोलैलिटी का फार्मूला सिंपल सा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो गिवन मेरा सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल, उसकी जगह मैं सीधे वेट ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट, ओके, ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इस पूरे में डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, तो उसको मैं डिनोमिनेटर में ही लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मोलैलिटी है, सो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन केजी में, ठीक है। यानी कि ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन केजी में, या सॉल्यूशन की जगह बेटर हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो बहुत माइन्यूट होगा, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट लेकर के ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम निग्लिजिबल अमाउंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है के बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे के बी का जो नाम है वो ध्यान रखिएगा, ये है क्या, तो देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई किस पे हो रहा है, मोल पे। के बी का नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को दूसरे टर्म में हम कहते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आगे अब जब हम फर्दर पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो देखिए अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में रिवर्स का रिलेशन होता है, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको फ्रीजिंग पॉइंट याद करना है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो बॉइलिंग पॉइंट के बाद फ्रीजिंग पॉइंट का आता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, वो डिक्रीज होगा, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है, जाहिर सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट पे उसका रिवर्स इफेक्ट आएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिंस मैं क्लास 12th के बेसिस का ये पूरा लेक्चर बना रहा हूँ NCERT बेसिस, दैट्स वाई मैं आपको ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं अभी आपको एक ग्राफ डेवलप करके दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे लोअर हो रहा है, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझा दिया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो लोअरिंग है मैंने एज्यूम किया कि वो डेल्टा TF है। अब इस बात को समझिएगा, अगर पहले फ्रीजिंग पॉइंट T0F था तो अब नया जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, वो TF होगा, और ये लोअरिंग है तो मैं डेल्टा TF को T0F माइनस TF से डिनोट करूँगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ठीक है। इसको मैं जब इक्वल में बदलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे KF, जैसे वहाँ पे KB था, यहाँ पे KF आता है, और इस KF का नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को मैं कहूँगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, ये हो गया आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी रह जाती है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले आपको ऑस्मोसिस को पढ़ लेना होगा। ऑस्मोसिस, आइए समझते हैं, एकदम ट्रिकी वे में समझेंगे। ऑस्मोसिस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेना है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है या एक ऐसा लेयर होता है जिसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को स्मॉल साइज के पार्टिकल्स ही क्रॉस कर सकते हैं। अब समझिएगा, मैंने इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड किया है एक सॉल्यूशन को और उसी के सॉल्वेंट को।
उसी के सॉल्वेंट को। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही छोटे छोटे हैं, इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के पोर्स को क्रॉस करके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसी को मैं ऑस्मोसिस कहता हूँ। मींस इधर कंसंट्रेशन कम है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन का, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसको आपको याद कैसे रखना है? इसको आपको याद रखना है RO से। RO क्या है? आपके घर में है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे याद रखना है इससे? आपने देखा है RO का एक प्रॉपर सेटअप होता है। उसमें होता क्या है, उसमें आपका जो वाटर है उसमें ढेर सारे साल्ट डिजॉल्व होते हैं, उन साल्ट्स को उसमें से निकालता है RO और उसमें डिजॉल्व साल्ट्स की जो वैल्यू है उसको कम करता है, जिसको हम TDS कहते हैं, TDS टोटल डिजॉल्व साल्ट्स। ठीक है, TDS की वैल्यू को कम करता है हमारा RO। कैसे कम करता है? साल्ट्स का अमाउंट को डिक्रीज करता है। तो अब ये साल्ट का अमाउंट डिक्रीज कैसे करता है इन एक्चुअल, तो अब उसके लिए आपको ये रिवर्स ऑस्मोसिस समझना है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ के ही आप ऑस्मोसिस को याद रखेंगे, क्योंकि ये आप होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इधर से इधर मूव कराना है तो मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा। यहाँ पे एक पिस्टन लगा के इस पर प्रेशर लगाऊंगा। जब मैं इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करूँगा तो अभी देखिए मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है। जब मैं इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करूँगा एक टाइम ऐसा आएगा कि मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा। उस टाइम पे जो प्रेशर होगा उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहूँगा। ठीक है, मीन्स द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और जैसे ही मेरा प्रेशर उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, चूंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आपके RO में पहले से ही एक सॉल्वेंट यानी कि प्योर वाटर रखा होता है और वो प्रेशर की वजह से ऐसा जो हमारे पास इम्प्योर वाटर है उससे प्योर वाटर को हमको दे पाता है। ठीक है, ये चीज़ यूज होती है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट यूज होता है सेलिन वाटर से हमको प्योर वाटर फॉर्म करने में, जो सिप्स होते हैं उन पे। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से आपको ऑस्मोसिस समझना है। चलिए, तो दो चीज़ें आपने समझी, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और देखिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब कंसंट्रेशन की बात आती है तो केवल कंसंट्रेशन ही नहीं, ये T के भी यानी कि टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे जब इक्वल टू का हम सिंबल लाते हैं तो यहाँ R आ जाता है, RCT यानी कि पाई इज इक्वल टू CRT, R गैस कांस्टेंट है। ओके, और ये T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर है। ओके, नाउ ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समराइज्ड। नेक्स्ट, अभी इसके पीछे के कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचे हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।